नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। क्या ट्रंप का भारत पर यू टर्न आ चुका है या फिर अभी अमेरिका के साथ टैरिफ पर समझौते में कई टर्न आने बाकी है? और क्या वाकई में कल मोदी और ट्रंप की फाइनल बातचीत टैरिफ पर होने वाली है? सवाल इनके बीच में यह है कि क्या ट्रंप के 500% टैरिफ के बिल से पहले भारत टैरिफ डील को फाइनल करना चाहता है या फिर अमेरिका को एहसास हो गया कि उसके टैरिफ से भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला और भारत का ग्रोथ इंजन अमेरिका के बिना भी रफ्तार से दौड़ सकता है। सवाल यह भी कि क्या भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें भारत की एंट्री को टैरिफ फ्री करना है, फिर कम से कम टैरिफ में लाना। क्या भारत अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर को भारत में एंट्री के लिए एग्री कर चुका है या फिर अमेरिका को एहसास हो चुका है कि भारत के साथ टैरिफ पर और आगे बढ़ना अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ उठ रही आवाज गो बैक ट्रंप को हवा दे सकती है? सवाल उठा जब भारत में अमेरिकी राजदूत गोर ने पदभार संभाला, जो कि जूनियर ट्रंप के दोस्त हैं, और उसने कहा कि भारत अमेरिका का सबसे अजीज दोस्त है और जल्द टैरिफ पर फाइनल होना है। हालांकि इतिहास बताता है कि भारत के साथ मुसीबत के वक्त अमेरिका कभी साथ नहीं था, हमेशा दुश्मन की तरफ था, चाहे 1965 हो, 71 और 99 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो। तो क्या अमेरिका भरोसे के लायक और क्या भरोसेमंद रूस को अमेरिका के चक्कर में साइड किया जा सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर, साथ ही आपको बताएंगे पैक्स सिलिका क्यों अमेरिका के लिए जरूरी और क्या वाकई में चीन को मात देने के लिए भारत को अमेरिका एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। क्या वाकई में रिश्तों में एक नई गर्माहट है या अमेरिका को रिश्तों में गर्म रहने के लिए भारत की जरूरत है? आज बात इसी। हमने प्रोग्राम किया था कि भारत आज वैश्विक बाजार का सेंटर पॉइंट है और क्या वाकई में भारत के बिना अमेरिका एशिया में एंट्री नहीं कर सकता? क्या भारत के बिना अमेरिका रूस को यूक्रेन के साथ जंग में झुका नहीं सकता? क्या भारत के बिना पैक्स सिलिका को आगे बढ़ा नहीं सकता? और क्या अमेरिका को डर है कि अगर भारत ब्रिक्स के साथ मिलकर अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगा तो पेट्रोल डॉलर का बुरा हाल होगा? इसलिए चलिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, साथ में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी हैं। अनुपम जेटली जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। सर बताइए, जो गौर ने कहा उसको गौर से समझने की जरूरत है या मान ले कि भाई नया पदभार संभाला है, भारत में संभाला है, तो भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की एक ऐसी चाशनी परोस दी जाए कि सबको लगे कि नहीं, अमेरिका तो बचपन से ही, शुरुआत से ही भारत का एक अजीज दोस्त रहा है। विजय, सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके दो हिस्से हैं। पहला, जब कोई भी नया राजदूत किसी देश में जाता है और वो भी खासकर भारत जैसे इंपॉर्टेंट और बड़े डेमोक्रेटिक देश में, तो वो हमेशा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और उस देश की तारीफ और महानता दिखाने में ये एक औचित्य है जिसको पूरा किया जाता है। 2023 के मई में जब पिछले एम्बेसडर एरिक ग्रेसिटी आए थे, उन्होंने भी तकरीबन भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण यूएस का एक मित्र बताया था। दूसरी बात, ये जो बात कही सर्गियो गौर ने, तो क्या ये वाकई अमेरिका की इस समय आवश्यकता है कि भारत को वो अपनी तरफ रखे और भारत की बात सुने? जी हां, अवश्य। ये जो पैक्स सिलिका की आप बात कर रहे हैं, इस पैक्स सिलिका ये बेसिकली एक ग्लोबल सप्लाई चेन है जी। किस चीज की? तीन चीजों की। नंबर एक, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई। ओके। नंबर दो, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स, जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है, REE, जिसमें 70% मार्केट इस समय चाइना कंट्रोल कर रहा है और अमेरिका की जरूरत है कि चाइना को काउंटर करें। किसी भी समय चाइना उनको सफोकेट कर सकता है सप्लाई से, इसलिए वो भारत जैसे दूसरे देश को, जिनके पास तकरीबन 8 मिलियन टन केरला,
ओडिशा और तमिलनाडु की बेल्ट में ये रेयर अर्थ मटेरियल अवेलेबल हैं। और तीसरा है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें भारत के पास इतनी स्किल्ड मैन पावर है कि किसी और देश के पास नहीं होगी। मगर इसके चैलेंजेस क्या हैं? इसके चैलेंजेस अगर आप देखें स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल, ये हमें देखना है कि क्या ये रशियन टाइज को हमारी अफेक्ट करेगा अगर हम इसमें जाते हैं। क्या जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है चाइना, क्या उससे हमारे ट्रेड को अफेक्ट करेगा अगर हम पैक्स सिलिका को ज्वाइन करते हैं। क्या अमेरिकन कोलैबोरेशन के साथ हमारे कुछ देश पड़ोसी जिनका अमेरिका से संबंध अच्छा नहीं है, क्या उनके साथ हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत हैं भारत के लिए जी। वो है टैरिफ। ये क्या टैरिफ, कभी 50%, कभी 500% की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट वहां के, तो हम उनके प्रेसिडेंट की बात पर गौर करें या एक एम्बेसडर की बात पर गौर करें जो भारत को महान बता रहा है। दूसरा, रशिया से बैलेंसिंग टाइज हमारी, और तीसरा जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं विदेशी मार्केटों के साथ, हमारी एक्सेस उनके साथ कम नहीं होनी चाहिए, चाहे अमेरिका खुश हो या ना खुश हो। और जो हाल ही में हमने एफटीए किए हैं कई देशों के साथ, हमने एक नया चैनल ओपन किया है कि भाई एक की दादागिरी नहीं चलेगी, दोबारा हमें उस तरफ बहुत सोच समझ कर जाना चाहिए। विक्रांत सिंह जी, 2-3 सवाल हैं सर। पहला सवाल तो ये, क्या हम सिर्फ इस गौर के बयान के बाद हम ये अज्यूम करें कि भाई आरआईसी जिस दिशा में बढ़ रहा था, आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, जिस दिशा में बढ़ रहा था उसमें इंडिया को वो काटने की कोशिश है। दूसरा, ब्रिक्स जिस दिशा के अंदर पेट्रो डॉलर के अगेंस्ट अपनी लोकल करेंसी के अंदर काम कर रहा था, उसको काटने की जरूरत है। रशिया और यूक्रेन की जंग में भारत जो एक की फैक्टर है उसको काटने की जरूरत है, या एशिया के अंदर चाइना के कंट्रोल को कम करते हुए भारत को अपने सपोर्ट के अंदर खड़ा करना, उसकी तरफ यह जरूरत है। हर चीज के अंदर भारत एक सेंटर पॉइंट है। क्या गौर को वाकई में गौर से सुना जाना चाहिए? मैं इसलिए ओपनिंग रिमार्क में था कि ये जूनियर ट्रंप का बड़ा जिगरी दोस्त है। विजेंद्र जी, देखिए, गौर का ये जो ओपनिंग आज स्पीच था उसके अंदर वैसे तो ये औपचारिक तौर पे ही समझा जाना चाहिए। कोई भी आएगा, पहले दिन आएगा तो इस तरह की संबंध सुधारने की बातें ही करेगा, पर गौर का व्यक्तित्व हमें देखना चाहिए। गौर कितने महत्वपूर्ण है। गौर ट्रंप के अति विश्वस्त लोगों में से एक है। जैसा भी आपने कहा, वो ट्रंप जूनियर का बिजनेस पार्टनर भी है। इलेक्शन कैंपेन को, ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन को भी उन्होंने देखा है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल ऑफिस के डायरेक्टर भी रहे। मतलब व्हाइट हाउस में किन किन का अपॉइंटमेंट्स करना है ये भी इनके हाथ में था, और ये इतने इफेक्टिव पर्सन थे कि इनकी वजह से एलन मस्क को एक बार डॉज से रिजाइन करके उस बाहर भी होना पड़ा। तो गौर का जो अपॉइंटमेंट है ये दिखाता है कि ट्रंप के लिए इंडिया को साधना और इंडिया से ट्रेड डील करना एक बहुत टेढ़ी खीर बन चुका है। भारत की विदेश नीति ने पूरे विश्व को ये बता दिया है कि किस तरह संजीदा तौर के ऊपर वैश्विक राजनीति के अंदर अपनी पहुंच को बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और किस तरह से एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। हमने ये क्लियर कहा था कि हमारी ना किसी से दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। जहां कहीं भी हमारे राष्ट्रीय हित की बात आएगी हम वहां अपने उस हिसाब से डिसीजंस लेंगे। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, रशिया को अलग करने के लिए, वो इंडिया को चाहता है कि वो उसका एक जूनियर पार्टनर बन जाए। देखिए, अब इंडिया का स्टेटस ऐसा हो गया ना कि अब हम उस स्थिति में हैं, हम किसी भी सुपर पावर के जूनियर पार्टनर नहीं बन सकते। इनफैक्ट वर्ल्ड हैज टू रियलाइज कि भारत खुद अपने आप में एक सुपर पावर है, और आज अगर नहीं भी है तो कम से कम किसी और शक्ति को, अपने आप को अगर दुनिया में सुपर पावर सिद्ध करना है तो उसको भारत का साथ चाहिए, और उसी का कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भारत की जो महत्वपूर्ण स्थिति थी इसको कई बार ट्रंप ने खुद दिया, और ट्रंप उस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट भी है। वेनेजुएला को जिस तरीके से कंट्रोल किया, और कार्यवाहक राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का बता भी दिया, और वहां 302 बिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है, क्या उसको रशिया से कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई अमेरिका ने कहा कि ठीक है आप सेम प्राइस पर वेनेजुएला से लीजिए, रूस से मत लीजिए। देखिए, भारत को साधने के लिए वेनेजुएला के जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका भी यूज किया जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रशिया से हमें जो सप्लाई मिल रही है और वो बहुत ही लेवरेज प्राइसेस के ऊपर मिल रही है। अब उस लेवरेज प्राइसेस के ऊपर हमें सप्लाई देने के लिए एक ऑल्टरनेटिव तो चाहिए था। वो ऑल्टरनेटिव वेनेजुएला को अब ट्रंप बनाएगा। वहां अमेरिकन सैंक्शन जब से थे तब से हमारा वहां से ट्रेड, हम लगभग 14% हमारी जरूरत का वेनेजुएला से मंगा रहे थे, लेकिन
ट्रंप ने जो 2021 और 2020 के अंदर जो वहां पे यूएस सैंक्शंस लगे, उसके बाद घट करके हमारा लेस देन 1% हो गया, अब तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, 0.003। यस, वेनेजुएला के साथ, बिल्कुल। और हमारा ओएनजीसी के वहां ब्लॉक्स भी हैं, बिल्कुल, ठीक है। और हमारा तो अभी $51 अरब डॉलर के आसपास का हमारा बकाया भी है, उधर बकाया भी है उनके ऊपर। तो अगर वेनेजुएला के ऊपर यूएस सैंक्शंस हटते हैं और वहां का जो पेट्रोलियम्स है वो ओपन मार्केट में आता है, तो इंडिया उसको एक्सेस करेगा और हमारे ऊपर दबाव भी कम होगा, हम और ज्यादा डाइवर्सिफाई होंगे। इंडिया की अभी पॉलिसी क्या है, हम हर सेगमेंट में डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट इन एनी सेगमेंट। मैं बेसिकली ये समझना चाहता हूं कि हम अमेरिका के लाभ के साथ जाने की तैयारी कर सकते हैं, या हम ये बहुत पहले तैयार कर चुके हैं कि भाई नेशन फर्स्ट है, अमेरिका अगर हमारी शर्तों पर डील करेगा हम डील करेंगे, वरना हम नए रास्ते तलाश लेंगे। कि भारत के साथ है, भारत के हितों के साथ है, इसीलिए वो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। हम क्वेड में भी हैं, हम चाइना लेड एससीओ में भी हैं, हम रशिया लेड ब्रिक्स के अंदर भी हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एफटीए कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए कर रहे हैं, हम ओमान जा रहे हैं, हम वहां पर भी डील कर करके आ रहे हैं। तो अब भारत ने दुनिया को बता दिया है कि भाई जो हमारे इंटरेस्ट है ना, उससे हम किसी दबाव में आएंगे नहीं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। ठीक है, भारत की ग्रोथ स्टोरी। एक और चीज जी क्या है कि अनुपम जेटली जी बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि ट्रंप को लेकर मैं कहता हूं कि भाई वो व्यापार में क्रेडिट एबिलिटी रखते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी उनकी जीरो है, उनके बयानों की जीरो है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान होगा, उनके एक ट्रेजरर ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया कि ट्रंप साहब फोन कर रहे हैं, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे हैं, जिस दिन फोन उठा लेंगे उस दिन डील फाइनल हो जाए। ल्यूकमैन यस। अब इंटरेस्टिंग देखिए, 2 दिन के बाद गोर कह रहे हैं कि कल फोन पर बात होने वाली है। दैट मीन्स कि उसने ये वैश्विक पटल पर बताया कि जो ट्रंप एक विचारधारा नैरेटिव सेट कर रहे थे कि अमेरिका जो चाह रहा है भारत वो कर रहा है, उस बयान ने उल्टा किया कि अमेरिका चाह रहा है भारत नहीं कर रहा है। अब जो ये कहा गया है कि कल फोन पर बातचीत होगी, क्या भारत पर एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश? विजेंद्र, मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति पर या लीडरशिप पर अमेरिका इस समय कोई भी प्रेशर डाल सकता है। अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में एक ऑप्शन देख रहा है कि हम किस तरीके से चाइना को कंट्रोल करें। एब्सोल्युटली ट्रू। वैश्विक इकोनॉमी में वो एक हथियार ढूंढ रहा है कि हम चाइना के खिलाफ जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक लेवल पे किसको मदद करें या किसकी मदद लें, किसकी मदद लें, मैं ये ज्यादा कहूंगा। बिल्कुल। और इसलिए उनके लिए भारत एक ऐसी गले की हड्डी है जो ना तो वो निगल पा रहे हैं और उगलने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए उनका जो ट्रंप के बयान है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो चाहे वेनेजुएला हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे कोई और वैश्विक मसला हो, वो बिना सोचे समझे अक्सर बयान देते हैं और उसके बाद उनके सेक्रेटरीज को और उनके जो बाकी सहयोगी हैं उनको उनके बयानों को संभालना मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़े पैबंद को कैसे सिला जाए। तो ऐसी हालात में हिंदुस्तान के सामने जी हाँ काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज। अगर आप देखें तो हमारी रेगुलेटरी ऐसी है आज की तारीख में जिसमें 8 से 10 साल लगते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस में। बाकी प्रोसेसेस में अगर हम रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सकेवेशन के लिए और माइनिंग के लिए जाते हैं, जो बैलेंस फॉसिल है ट्रेड यूटिलाइजेशन का कि फॉसिल फ्यूल या क्लियर एनर्जी, इसमें अभी तक हम सामंजस्य पूरी तरह बैठा नहीं पाए हैं। हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी और डिजिटल प्रोटेक्शन अभी भी पूर्णतया हम उसमें सक्षम नहीं हैं। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो हमने उसमें डिपेंडेंसी अमेरिका पर थोड़ी ना है। अमेरिका इस सब के बावजूद भी भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि भारत एक बहुत तेज स्पीड से इन चीज़ों को हासिल कर सकता है, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज नई बना सकता है। और मोदी आज इस पोजीशन में है कि जिस पॉलिसी को देश के उपयोग के लिए चाहें वो बना सकते हैं और पुरानी पॉलिसी को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है विक्रांत जी, एक और सवाल, क्योंकि जो मैं इसको समझना चाह रहा हूं और शायद देश भी समझना चाह रहा है। मार्केट ने रिएक्ट किया, इस बयान के बाद बहुत रिएक्ट किया मार्केट ने और अचानक से पॉजिटिव सेंटिमेंट आए। मैं जानना चाह रहा हूं कि सारी जो ट्रेड डील रुकी हुई थी वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर रुकी हुई थी, डेयरी और एग्रीकल्चर, और भारत ने स्पष्ट कहा था कि यहां समझौता नहीं होगा क्योंकि रीढ़ की हड्डी है। अब अगर यहां समझौता नहीं होगा इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस पूरे सेक्टर को या तो बाईपास करेगा कि चलिए इस पर बातचीत बाद में करेंगे और उसके अलावा ट्रेड करेगा और टैरिफ को
क्लियर करेगा? आपको लग रहा है कि कोई 1% भी चांस हो सकता है कि भारत कहे कि चलिए ठीक है, हम आपके लिए अपने बाजार को ओपन कर रहे हैं? विजेंद्र जी, अभी देखिए क्या ना, अभी ट्रेड डेफिसिट जो है वो यूएसए की तरफ है ना। हम जितना उनसे इंपोर्ट करते हैं उससे दुगना हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, अमेरिका अपनी जगह ठीक है, उनकी बौखलाहट अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमने क्लियर कर दिया कि प्रधानमंत्री ने बार बार कई मंचों से बोला है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और अभी जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और जो अभी एफटीएज हुए हैं उसमें हमें क्लियरली दिखा भी है, हमने कहीं भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और यही एक रीजन है कि ये ट्रेड डील इतने लंबे टाइम से पेंडिंग चल रही है। वहां क्या है कि जो उसका मागा सपोर्टर बेस है ट्रंप का, वो एग्रीकल्चर और डेयरीज से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने वोटर्स को खुश करना चाहते हैं। और इंडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। दैट इज द ओनली टसल बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। लेकिन आप तारीफ करनी पड़ेगी, का रास्ता हो सकता है। मैं देखिए, तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय विदेश नीति की कि जहां जापान, यूरोपियन यूनियन और जो उसके क्लोज अलाइज हुआ करते थे, उन्होंने अमेरिका के साथ एक तरह से झुक करके समझौते किए हैं, कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। लेकिन आज हम कम से कम मुकाबला तो कर रहे हैं। हो सकता है कल को जो ट्रेड डील हो उसमें हमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाए, लेकिन फिर भी इतने लंबे टाइम तक हमने अमेरिका को एक तरह से चुनौती भी दी है, उसके सामने हम डटे भी रहे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे साथ आया, मुझे बताइए। मैं तो जितना इतिहास पढ़ता हूं वो हमेशा दुश्मन के साथ ही खड़ा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी दुश्मन के साथ था, 65 में भी, 71 में भी। लाल गेहूं रोकने वाला वही, हमें परमाणु इंटरनेशनल रिलेशंस में बनने से रोकने वाला वही। नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज परमानेंट एनिमी। रशिया तो है सर। द परमानेंट इज आवर इंटरेस्ट, है ना। 1991 से, रशिया को भी आप कहेंगे परमानेंट दोस्त। 1991 से पहले जो बाइपोलर वर्ल्ड था उसके अंदर हम, भले ही हम नाम और गुटनिरपेक्षता की बातें करते हो, लेकिन हम रशियन ब्लॉक में थे। 1971 में हमने 20 ईयर एग्रीमेंट भी उनके साथ किया था, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब दुनिया बदल चुकी है। तो 1991 से पहले तो हमने खुद ने डिसाइड किया था कि हम ओपोनेंट ग्रुप में हैं, तो वो ओपोनेंट बिहेवियर करेगा ही ना, हमारे साथ क्यों आएगा। अब हम बात करते हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड की, आज के समय की। तो आज भारत एक बहुत मजबूती से आगे बढ़ता हुआ देश है, ठीक है। और केवल इकोनॉमी नहीं है, हमारी एक मोरल एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में बढ़ रही है। जैसे वैक्सीन मैत्री हुआ था, जिस तरह से हमने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है, ठीक है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मोरल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, इसको हम बोलते थे सिविलाइजेशनल राइज हो रहा है इंडिया का। और वो सिविलाइजेशनल राइज जो है वो वेस्टर्न अलाइज से अब देखा नहीं जा रहा। लेकिन सो दे विल ट्राई। महेश जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। मैं आपसे सवाल ये, महेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन विक्रांत जी एक लाइन में इसका भी जवाब दीजिए। अभी तो आप बाइपोलर की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ग्लोबल साउथ के नाम से थर्ड मोर्चा खोला। नहीं, हमने ये बात नहीं करी। हम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जहां सबको डेमोक्रेटिकली उनकी वॉइस को सुना जाए, ठीक है। जो थर्ड वर्ल्ड जिसको ये कहते थे, उसको हमने अब साउथ वर्ल्ड बोलना शुरू किया है, और हम उसको लीड भी कर रहे हैं। और हम वहां दिखा रहे हैं कि हम केवल लेने के लिए नहीं है, लेन देन बराबर का होगा। ठीक है, महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। महेश जी, जो गौर ने आज बयान दिया है उसको ऐसे कहें कि भाई लिखा हुआ बयान था, बस पढ़ दिया, क्योंकि कोई नया पदभार संभालता है किसी देश में, राजदूत के तौर पर संभालता है, तो ये तो कहेगा नहीं कि भाई हम आपके दुश्मन हैं, टैरिफ पर आपको झुका देंगे, हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। वो तो यही कहेगा ना कि भाई हम अच्छे दोस्त हैं। अब इसके कोई मायने निकलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। दोस्ती की बात तो खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ही हर बार हर मीटिंग में कि मोदी मेरे हमारे परम मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, फलाना है, लेकिन हकीकत में वो कुछ दूसरा ही कर रहे हैं। अभी जैसे ये जो 500% का जो टैरिफ का जो मामला लेकर के आ रहे हैं, जो विधेयक लेके आ रहे हैं, तो उससे ही मालूम पड़ रहा है कि उनके इरादे क्या हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इनडायरेक्ट में भारत को थ्रेटिंग की जा रही हो कि हम 500%, आप 50 की बात करते हो, हम 500% की लगाते हैं। लेकिन आज सवाल ये, जिस तरह से उन्होंने एक बात और इसमें जो गौर के स्टेटमेंट में जो दी है कि असहमति हो सकती है किसी मुद्दों पर मित्रों में, लेकिन सहमति भी हो सकती है, मतभेद बुला करके दूर किए जा सकते हैं। तो ये मतभेद दूर करने के लिए इतना प्रोसेस क्यों हो रहा है, इतनी विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत को चाहिए कि वो अपने साथ ही साथ अमेरिका से ट्रेड डील जो कर रहा है, लेकिन साथ साथ ही दूसरे जो देशों से जो अपना जो समानांतर मतलब क्या कहता है ना, निर्यात की जो संभावनाएं ढूंढ रहा है, वो करता रहना चाहिए, क्योंकि इसको अमेरिका को बैलेंस करने की बहुत जरूरी है। और अमेरिका के लिए एक सबसे हिंद महासागर जो स्थिति में चीन को बैलेंस करने के लिए कोई और शक्ति नहीं है। उसने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान के साथ जो
जो ट्रीटी जो कर रहा है जिस तरह से कि शायद उससे वो उसको पाकिस्तान को उसको पाले में लेने से चीन कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीन पर प्रभावी, क्योंकि चीन को वो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि चीन हमारा नैसर्गिक मतलब जिसे नेचुरल मित्र है। ऐसी सूरत में ट्रंप जो है दोनों हाथों में देखना चाह रहे हैं। वो ये है कि भारत को जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक उनका इस क्षेत्र में चीन का वर्चस्व उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। और झुकाव अगर नहीं होता है तो भारत अपनी स्थिति स्वयं ही टर्न कर रहा है, जिससे उसको ये कितने % टैरिफ लगाए ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भारत अपनी स्थिति को संभाल लेगा। दूसरा यह है कि ब्रिक्स का इशार 2000 में अध्यक्षता वो करने वाला है, वो एजेंडा तय करेगा भारत, ब्रिक्स का एजेंडा तय करे। और ब्रिक्स जो है इसको लेकर ट्रंप जो है वो बड़े मतलब विचलित है ब्रिक्स के मामले को लेकर के। वो ये जब ब्राजील में जब ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था उस दौरान उन्होंने धमकी दी थी कि मैं अगर डॉलरीकरण को अगर किसी ने चैलेंज किया तो हम उनसे 500% टैरिफ लगाएंगे। ऐसी सूरत में भारत को बहुत कुछ उनके हाथ में देख रहे हैं कि भारत के पास अध्यक्षता आने वाली है। ऐसी सूरत में भारत कोई भी पॉलिसी को चैलेंज कर सकता है, उसके बराबर कंपटीशन में अमेरिका को एक जवाब देने की स्थिति में वापस मैं आपके पास आऊंगा। अनुपम जेटली जी, इसमें तीनों को सुनने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में राइडर की भूमिका में है, वो जैसे चाहेगा वैसे इस ट्रेड डील को राइड करेगा। लेकिन अपने सबसे बेहतरीन वेपन को अगर ट्रंप राजदूत के तौर पर अमेरिका से भारत लेकर आ रहे हैं तो उसको किस नजरिए से देखिए? सबसे पहला तो ये कि देखिए मैं अपना सबसे बेहतरीन वेपन सरेंडर कर रहा हूं, अब आप डील कीजिए। दूसरा है कि अपना सबसे बेहतरीन वेपन यहां पर एस्टेब्लिश कर रहा हूं, अब जरा संभलने की जरूरत है। विजेंद्र, जो पिछले जो गए हैं अभी आउट गोइंग एम्बेसडर थे, उनके आखिरी 1 साल में हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफी खराब थे एरिक ग्रेसिटी के समय, और वो राजदूत वही कहेगा जो उसका देश चाहेगा। ठीक बात। अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। अब अमेरिका को रियलाइज होता जा रहा है कि हर बढ़ते साल के साथ विश्व में उसका वर्चस्व कम हो रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे पेट्रो डॉलर्स हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे चाइना से उसको बढ़ता हुआ खतरा हो। और अगर आप देखें तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि जो सिलिका पैक्स है उसमें क्वाड के बाकी 3 मेंबर हैं, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। यह उसके अपने लिए बहुत बड़ी एक शर्म की बात है कि उसका जो बढ़ता हुआ उसके द्वारा लीड किया गया जो एक संगठन है विश्व में जो साउथ पैसिफिक रीजन को कंट्रोल करना चाहता है, जिसके थ्रू उसमें सबसे बड़ा पार्टनर इंडिया जो है, नेवल या सामरिक डिफेंस की दृष्टि से जो सबसे बड़ा पार्टनर है, वो उसके साथ नहीं है। तो इस किरकिरी को भी दूर करने के लिए और चाइना का एक जिसे कहा जाए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने के लिए वो बेहद उत्सुक है कि किसी तरीके से इंडिया ज्वाइन करे, और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे दाहिने हाथ, मजबूत हाथ को हिंदुस्तान में भेजा है ताकि कुछ हद तक रिश्तों को सुधारा जा सके और हिंदुस्तान को इस लाइन पे लाया जा सके। मगर वो ये भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान अपनी टर्म्स पर और अपने भविष्य को और अपने इंटरेस्ट को देख के कोई भी डिसीजन लेगा। हिंदुस्तान ने विदेशी ताकतों की बात सुनना बंद कर दिया है। क्या इसको 500% का जो बिल वो इंट्रोड्यूस करें और उस पर लगभग 80 सीनेट्स का समर्थन भी है, उसको दिक्कत होगी नहीं, राष्ट्रपति भी उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे? क्या उससे पहले का अमेरिका का भारत को ये फाइनल ऑफर है कि आप इस पर सहमति बनाइए वरना आप उस पॉकेट में जाएंगे? विजेंद्र जी, क्या ना आर्म ट्विस्टिंग और प्रेशर टैक्टिक्स ये अमेरिका साथ साथ करता है, ठीक है, ये उनकी शैली भी है कार्य करने की। और वो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस आते हैं, है ना, जैसे लुकमेन ने दिया था, उससे पहले लिंडसे ग्राहम ने दिया था, ये उनकी स्टाइल है काम करने की। वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं ताकि उस देश के लोगों को, वहाँ के मीडिया को, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को, इंटेलेक्चुअल्स को, एकेडमिक को ये समझ नहीं आए कि चीज़ें किस तरफ जा रही है, राइट। लेकिन भारत का जो राइज है ना, वो केवल इंडियन ओशन तक लिमिटेड नहीं है। अभी इमैनुअल मैक्रोन ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है, उससे पहले मेलोनी ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत अब एक उस स्टेज पे आ गया है जहां उसे एक डिसिसिव
रोल प्ले करना होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और अभी इमैनुअल मैक्रो इसी वीक भारत आ भी रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास अब वक्त कम है, आप एक लाइन में और जवाब दीजिए। अमेरिका के अंदर गो बैक ट्रंप के नारे लग रहे हैं और कई शहरों के अंदर लोग परेशान है महंगाई की वजह से और खाद्यान्न की वजह से, और उसका सीधा कनेक्शन है भारत के साथ। तो क्या अमेरिका के अंदर ही ट्रंप फंस रहे हैं कि भाई भारत के साथ सेटलमेंट कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि 2026 में ट्रंप की ही कुर्सी ले जाए? देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत बड़े चैलेंजेस ट्रंप के लिए हैं। एप्स्टीन फाइल के अंदर जैसा कहा जा रहा है कि उनका नाम है, उसी से वो डाइवर्ट करने के लिए वेनेजुएला एक्शन उन्होंने लिया था, ये भी कहा जा रहा है। उनकी जो आइस करके जो इनिशिएटिव्स है उसको भी क्रिटिसिज्म बहुत किया जा रहा है। तो घरेलू पॉलिटिक्स से उस दबाव को कम करने के लिए वो ऐसे अनर्गल बयान या फिर इस तरह के एक्शंस ले रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, महेश शर्मा जी, क्या ट्रंप ने सोचा कि भाई चक्रव्यूह रचेंगे, अभिमन्यु की तरह भारत को फंसाएंगे और भारत अर्जुन की तरह तोड़कर बाहर आ रहा है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत ये आज की स्थिति में इतना झुकने वाला नहीं है। वो जैसा कि अमेरिका झुकाने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन भारत बिल्कुल नहीं झुकेगा। अपनी शर्तों के हिसाब से वो संधि, जो भी व्यापार डील भी करेगा तो अपनी शर्तों के हिसाब से करेगा। और आने वाला जो ये 2026 में भारत की पावरफुल होने की इसलिए इसकी मतलब संभावना है क्योंकि ब्रिक्स में अपनी नीति तय करेगा, एजेंडा तय करने वाला कि क्या किया जाए। अनुपम जी, फाइनल कमेंट, क्या भारत इस वक्त उस स्थिति में है जहां दोनों हाथों में व्यापारिक लड्डू हैं, उसको तय करना है कि किसके साथ जाना है और किस स्थिति तक जाना है? क्योंकि अभी अमेरिका भी भारत के साथ आना चाहता है, बट इट डजंट मीन ना कि रशिया के साथ, चाइना के साथ जो हमने उस दौर में ट्रेड किया, बाकी देशों के साथ एफटीए किया, जो 50 के आसपास देश है जिनके साथ पेंडिंग चल रहा है, हम उसको स्लो कर दें, या जो रूस के साथ मिलकर हम एक नया चैनल क्रिएट करें ताकि रशिया के साथ हम सीधा ट्रेड कर सकें, और जो पुतिन यहां पर आए और वो कई समझौते करके गए, ऐसा थोड़ी ना कि उनको हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे। बिल्कुल सही विजेंद्र, आज भारत इस स्थिति में है कि ना तो चाइना उससे बिगाड़ना चाहता है क्योंकि 300 बिलियन से ज्यादा एनुअल ट्रेड भारत के साथ है। बिल्कुल, रशिया जो है उसकी काफी हद तक जो यूक्रेन के साथ लड़ाई है, एक पुराना दोस्त होने के नाते इंडिया ने उसको जितना सपोर्ट हो सकता था किया है। अमेरिका भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत एक रोल अदा करे और किसी तरीके से चाइना को बैलेंस करे। और इस सब के अलावा आज भारत ऐसी स्थिति में है कि वो शॉट्स को कॉल करता है, वो चाहता है, बिल्कुल उस काम में आगे बढ़ता है। ना हम किसी के दबाव में हैं, ना किसी पर दबाव डालना चाहते हैं, हम केवल अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। और आज की सरकार इस अपने इंटरेस्ट देखने में माहिर है, जिसे बहुत पहले कहा जाए, जो कि आज की तारीख में आज के निवेश में नहीं कहा जा सकता, नॉन अलाइंड। हम किसी के साथ अलाइंड नहीं है, हम अपने भविष्य और इंटरेस्ट के साथ अलाइंड है। बहुत शुक्रिया अनुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रांत, आपका भी शुक्रिया। महेश शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। भारत भारत है, वो अखंड है, अटूट है, अविश्वसनीय तरीके से शांति के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। अगर कोई देश उसको झुकाना चाहे तो ये आज का भारत झुकने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार।